हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपकी एससीईआरटी की जो बुक आपकी चलती है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की, जिसमें जो सोशल साइंस की बुक है, इसमें जितने भी मल्टीपल क्वेश्चन दिए गए हैं हम वो सारे कवर करेंगे। जितने चैप्टर हमने अभी तक पढ़ लिए हैं वहाँ तक जितने भी मल्टीपल क्वेश्चन आते हैं वो सारे हम देख लेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ आपका रिवीजन भी होता रहेगा और कोर्स भी कंप्लीट होता रहेगा। ठीक है, तो इन्हें भी अच्छे से देख लेना। चलो, पहला क्वेश्चन क्या है आपका। पहले हिस्ट्री आई थी तो हिस्ट्री के क्वेश्चंस देख लेते हैं, उसके बाद आपके ज्योग्राफी के क्वेश्चन देखेंगे। तो हिस्ट्री में पहला क्वेश्चन है आपका कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था लगभग 340 ईस्वी पूर्व में, लगभग 345 ईस्वी पूर्व में, लगभग 347 ईस्वी पूर्व में या लगभग 349 ईस्वी पूर्व में। तो याद रखना, चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म था वो हुआ था लगभग 345 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, यहाँ पर समय उल्टा चलेगा क्योंकि ईस्वी पूर्व में चल रहा है। तो लगभग 345 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म हुआ था। और ये मगध के सिंहासन पर कब बैठे थे? तो लगभग 321 ईस्वी पूर्व में ये मगध के सिंहासन पर बैठे थे चाणक्य की मदद से। ठीक है, 321 ईस्वी पूर्व में कहाँ बैठे थे ये? तो मगध के सिंहासन पर बैठे थे। और याद रखना कि इनका जो आखिरी युद्ध हुआ था वो किसके साथ हुआ था? तो सिकंदर का जो सेनापति था सेल्यूकस, उसके साथ 305 ईस्वी पूर्व में इनका युद्ध हुआ था। ठीक है, ये चीज़ भी याद रखना कि सिकंदर क्या नाम है, जो सेल्यूकस था और चंद्रगुप्त मौर्य थे, इनके बीच जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 305 ईस्वी पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य शासन में सेना का प्रबंध करने वाले मंडल में सदस्य होते थे 20, 30, 10 या 40। तो याद रखना, जब मौर्य शासन चल रहा था उस समय एक मंडल बनाया गया था जिसमें क्या था, ऐसे सदस्य थे शामिल जो सेना का प्रबंध करते थे। क्योंकि सेना भी कई तरीके की होती थी, घुड़सवारी अलग होती थी, हाथी पर चलने वाले अलग होते थे, पैदल सवारी अलग होती थी। तो इन सेना का जो प्रबंध करते थे उसके लिए एक मंडल बनाया था। इसमें टोटल 30 सदस्य होते थे। ठीक है, तो खा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 30 सदस्य होते थे इस मंडल में जो सेना का प्रबंध करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमित्र घात के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हैं चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक या दशरथ। तो याद रखना कि अमित्र घात के नाम से इतिहास में बिंदुसार फेमस है। और बिंदुसार किनके लड़के थे? तो ये चंद्रगुप्त के लड़के थे और अशोक के पिता थे। ठीक है, ये चीज़ याद रखना कि बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य प्रशासन में भूमि कर एकत्रित करने वाले अधिकारी कहलाते थे अमात्य, मंत्री, अग्रम या सेनापति। तो मौर्य प्रशासन में जो भूमि कर एकत्रित करते थे ऐसे अधिकारियों को अग्रम कहते थे। ठीक है, ग ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सेनापति जो सेना का ध्यान रखता था। अमात्य क्या होता था? हर विभाग का कोई मंत्री होता था उसे हम अमात्य कह देते थे, या जो प्रधानमंत्री होता है उसे हम अमात्य कह देते हैं। ठीक है, और अग्रम किसे कहते हैं? जो भूमि कर एकत्रित करते थे मौर्य प्रशासन में। ठीक है, तो यहाँ पे ग ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त या रामगुप्त। तो याद रखना, गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो था आपका श्रीगुप्त। ठीक है, ग ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि गुप्त वंश के संस्थापक थे आपके श्रीगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध चरित्र के लेखक थे अश्वघोष, नागार्जुन, कालिदास या चरक। तो बुद्ध चरित्र किसने लिखी थी? तो अश्वघोष ने लिखी थी। का ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि बुद्ध चरित्र के लेखक थे अश्वघोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त युग का महान वैद्य था। ठीक है, मतलब डॉक्टर कह सकते हैं आप या वैद्य कह सकते हैं। तो गुप्त युग का जो महान वैद्य था वो कौन था? बाणभट्ट, भट्टी, धन्वंतरी या चरक। तो याद रखना, धन्वंतरी जो थे वो गुप्त युग के महान वैद्य थे। ठीक है, का ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शून्य के आविष्कारक थे आर्यभट्ट, भास्कर, सीवी रमन या बरहामिहिर। तो याद रखना, शून्य के आविष्कारक कौन थे? आर्यभट्ट। ये आप सभी को पता होगा कि आर्यभट्ट जो थे वो शून्य के आविष्कारक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्ष थानेश्वर का राजा कब बना था? 305 ईस्वी में, 304 ईस्वी में, 306 ईस्वी में, 307 वर्धन वंश जब चल रहा था तो हर्ष राजा थे। ठीक है, तो ये थानेश्वर के राजा बने थे। किस समय में बने थे? 306 ईस्वी में बने थे। सॉरी, 606 ईस्वी में हर्ष जो थे वो थानेश्वर के राजा बने थे। ठीक है, गा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्ष चरित्र के लेखक हैं बाणभट्ट, हर्षवर्धन, हेनसांग या कालिदास। तो याद रखना कि हर्ष चरित्र के जो लेखक थे वो आपके बाणभट्ट थे। ठीक है, का ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और ये भी चीज़ याद रखना कि हेनसांग किसके समय में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। ठीक है, हाँ से हाँ याद रखना कि हेनसांग जो था वो हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। अगर पूछा जाए फायान भारत में कब आया था? ठीक है, तो फायान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय का जब समय चल रहा था, जिन्हें हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एक ही लोग हैं। ठीक है, एक ही व्यक्ति हैं। और इन्हीं के समय में फायान भारत आया था। और हेनसांग किसके समय में आया था? तो हर्षचरित के समय, सॉरी हर्षवर्धन के समय में। ठीक है, और हर्षचरित के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महामोच परिषद का आयोजन होता था कन्नौज में, थानेश्वर में, प्रयाग में या पाटलिपुत्र में। देखिए, ये परिषद का जो आयोजन होता था ये बहुत इंपॉर्टेंट परिषद थी महामोच परिषद। इसका आयोजन जो था वो हर्षवर्धन कराता था।
और कहाँ पे कराता था, तो प्रयाग में। और ये क्या करता था, हर 5 वर्ष में महामोच परिषद का आयोजन कराता था, जिसमें अपनी सारी संपत्ति को ये कि दान दे देता था। ठीक है, इसके पास जितनी भी संपत्ति होती थी वो सारी दान में दे देता था। ठीक है, ये प्रयाग में कराता था, मतलब आज के समय का इलाहाबाद कह सकते हैं या प्रयागराज कह सकते हैं। वहाँ पर महामोच परिषद का आयोजन कराता था हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलचुरी सत्ता का उत्कर्ष हुआ कोक्कल प्रथम द्वारा, गांगे देव विक्रमादित्य द्वारा, कोक्कल द्वितीय द्वारा या लक्ष्मीकर्ण द्वारा। तो याद रखना कि कलचुरी जो सत्ता थी इसका उत्कर्ष हुआ था कोक्कल प्रथम द्वारा। ठीक है, यही इसके संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राजपूत शासन व्यवस्था में न्याय एवं सेना का सर्वोच्च अधिकारी था। तो राजपूत शासन जो व्यवस्था चल रही थी इसमें न्याय एवं सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन था, तो राजा था। ठीक है, खा ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजपूत युग में आय का प्रमुख स्रोत था भूमि कर, वाणिज्य कर, उपहार या लूट में प्राप्त धन। तो जो राजपूत युग चल रहा था उसमें आय का प्रमुख स्रोत था आपका भूमि कर। ठीक है, का ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंदेल शासकों की राजधानी थी उज्जैन, धार, खजुराहो या कन्नौज। तो जो चंदेल शासक थे इनकी राजधानी थी आपकी खजुराहो। ठीक है, ग ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो कृति है आनंदवर्धन की, भट्ट नारायण की, माघ की या चंद्रबरदाई की। तो जो पृथ्वीराज रासो थी वो किसने लिखी थी, तो चंद्रबरदाई ने लिखी थी। ठीक है, चंद्रबरदाई द्वारा लिखी गई थी पृथ्वीराज रासो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कन्हेरी का बौद्ध विहार शिक्षा का केंद्र था चालुक्यों का, चोल का, राष्ट्रकूट का या पल्लव का। ठीक है, तो ये पूछा गया है कि जो कन्हेरी में बौद्ध विहार था वो किसकी शिक्षा का केंद्र था, चालुक्यों की, चोल की, राष्ट्रकूट की या पल्लव की। तो कन्हेरी का जो बौद्ध विहार है वो राष्ट्रकूट की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, तो गा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मत विलास प्रहसन किसकी कृति है, पल्लवों से संबंधित है ये, राष्ट्रकूटों से संबंधित है, चोलों से संबंधित है या चालुक्यों से संबंधित है। तो याद रखना मत विलास प्रहसन जो थी वो महेंद्र बर्मन ने लिखी थी और महेंद्र बर्मन एक पल्लव थे। ठीक है, तो ये पल्लवों से संबंधित है, का ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा यहाँ पर। थर्ड क्वेश्चन है कि रत्नमालिका के लेखक हैं जिनसेन, अमोघवर्ष, रन्ना या दंडेन। तो जो रत्नमालिका थी वो अमोघवर्ष प्रथम ने लिखी थी, इसलिए खा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। रत्नमालिका के लेखक कौन है, तो अमोघवर्ष प्रथम रत्नमालिका के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा का परिक्रमण पथ है वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार, सरल रेखी या परवलयाकार। तो याद रखना कि चंद्रमा का जो परिक्रमण पथ है वो दीर्घ वृत्ताकार है। ठीक है, तो खा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, दीर्घ वृत्ताकार चंद्रमा का परिक्रमण पथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा की पृथ्वी से निकटतम स्थिति क्या कहलाती है। देखिए, जब भी निकटतम स्थिति की बात की जाएगी तो चंद्रमा की पृथ्वी से निकटतम स्थिति पैरोजी कहलाती है। ठीक है, का ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर अधिकतम पूछी जाएगी तो एपोजी हो जाएगा। ठीक है, तो खा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चंद्रमा की पृथ्वी से निकटतम स्थिति क्या कहलाती है, तो पैरोजी कहलाती है। थर्ड क्वेश्चन है कि चंद्र ग्रहण की परिघटना होती है अमावस्या पर, माह की प्रथम तिथि पर, पूर्णिमा पर या माह की अंतिम तिथि पर। तो चंद्र ग्रहण की जो परिघटना है वो पूर्णिमा पर होती है। ठीक है, यहाँ पे गा ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, चंद्र ग्रहण की जो घटना है वो पूर्णिमा पर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का सबसे निकटतम उपग्रह है फोबोस, डीमोस, टाइटन या चंद्रमा। तो याद रखना कि पृथ्वी का सबसे निकटतम उपग्रह कौन है, तो चंद्रमा है। ठीक है, सबसे निकटतम कौन है उपग्रह, तो चंद्रमा स्थित है। अगर फोबोस डीमोस की बात की जाए तो ये मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। ठीक है, मंगल ग्रह के जो चंद्रमा है वो फोबोस और डीमोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायमंड रिंग का अवलोकन होता है, मतलब कौन सी स्थिति ऐसी बनती है जब डायमंड रिंग का अवलोकन होता है। ठीक है, डायमंड रिंग देखने को मिलती है, तो ऐसी स्थिति सूर्य ग्रहण पर देखने को मिलती है। ठीक है, आपको पता है कि जब सूर्य ग्रहण पड़ता है, जब मतलब पूर्ण तरीके से, अगर पूरी तरीके से देखा जाए सूर्य ग्रहण जब पड़ता है तो बीच में चंद्रमा आ जाता है, लेकिन चंद्रमा छोटा है सूर्य से, तो जो किनारे का हिस्सा है वो हमेशा चमकता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, चारों तरफ, तो एक अंगूठी की तरीके से वो दिखता है, इसलिए उसे डायमंड रिंग कहते हैं, क्योंकि चमकती हुई अंगूठी दिखती है, तो इसलिए उसे डायमंड रिंग का नाम दिया गया है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, सूर्य ग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धरातल के परिमंडलों की संख्या कितनी है, 6, 4, 3 या 8। तो धरातल के परिमंडलों की संख्या कितनी है, तो 4 है। ठीक है, इसमें कौन कौन से मंडल आ जाते हैं आपके, स्थल मंडल आ जाता है, जल मंडल आ जाता है, वायुमंडल आ जाता है और जैव मंडल आ जाता है। ठीक है, तो धरातल के परिमंडलों की संख्या कितनी है, तो 4 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धरातलीय मृदा किस परिमंडल का अभिन्न अंग है। ठीक है, धरातलीय मृदा की बात की गई है कि कौन से परिमंडल का अभिन्न अंग है, स्थल मंडल की, वायुमंडल, जल मंडल या जैव मंडल। तो मृदा की बात हो रही, तो मृदा तो स्थल मंडल पे ही पाई जाती है, तो का ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा यहाँ पर। थर्ड क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे लंबी नदी है राइन नदी, मिसिसिपी नदी, नील नदी या हवांगो नदी।
तो याद रखना विश्व की बात हो रही है तो विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नील नदी है। ठीक है। अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा जल ग्रहण की क्षमता किसकी है या सबसे ज़्यादा चौड़ी नदी कौन सी है, तो वो आती है आपकी अमेजन नदी। ठीक है, तो दोनों ही क्वेश्चन याद रखना, लंबी की बात होगी तो नील नदी हो जाएगा, अगर चौड़ी की बात होगी तो आपका अमेजन नदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की धरातल पर कितने भाग पर जलमंडल का विस्तार है। ठीक है, मतलब पृथ्वी का जो धरातल है उसके कितने भाग पर जलमंडल का विस्तार है, तो 2/3 भाग पर। ठीक है, तो घ ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 2/3 भाग पर जल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस महाद्वीप से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा तथा मकर रेखा गुजरती है, अफ्रीका से, एशिया से, यूरोप से या ऑस्ट्रेलिया से। तो किस महाद्वीप से भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों ही रेखाएं गुजरती हैं, तो अफ्रीका महाद्वीप से तीनों ही रेखाएं होकर गुजरती हैं, याद रखना ये क्वेश्चन। और ये भी पूछा जा सकता है कि भारत को कौन सी रेखा बीच से आधा आधा कर देती है। ठीक है, मतलब बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है, जिससे क्या होता है एक भाग ऊपर हो जाता है एक भाग नीचे हो जाता है, तो वो कर्क रेखा है आपकी। ठीक है, कर्क रेखा जो है भारत को 2 हिस्सों में बांट देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कितने मुख्य भाग हैं, 3, 4, 5 या 6। तो जब हम सेल वाला चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें हमने ये पढ़ा था कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है इसके कुल 3 भाग हैं। ठीक है, जिसमें ऊपरी भाग जो है भूपर्पटी कहलाता है, जिसे हम लोग कोर कहते हैं, उसके अंदर का भाग मेंटल कहलाता है, और जबकि सबसे अंदर वाला जो भाग होता है वो उसे हम लोग कोर कहते हैं। ठीक है, जिसे क्रोड कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो 3 भाग हैं आंतरिक संरचना के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी में चुंबकत्व का गुण किसके कारण पाया जाता है, लौह तत्व के कारण, सिलिका के कारण, मैग्नीशियम के कारण या एल्यूमिनियम के कारण। तो चुंबकत्व का गुण क्यों पाया जाता है, तो ये लौह तत्व के कारण पाया जाता है, क्योंकि पृथ्वी के केंद्र में बहुत सारा लौह तत्व पाया जाता है, इसलिए चुंबकत्व का गुण पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चट्टानें कितनी प्रकार की हैं, 5, 4, 3 या 6। तो हमने पढ़ा था जो चट्टानें हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय सेल, अपसादी सेल और रूपांतरित सेल, जिसे हम लोग कायांतरित सेल भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से रूपांतरित चट्टान है, ग्रेनाइट, ग्रेबो, बेसाल्ट या संगमरमर। तो जो संगमरमर है वो आपकी रूपांतरित चट्टान है। ठीक है, तो घ ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा यहाँ पर। फिर क्वेश्चन है कि किन चट्टानों में जीवाश्म पाया जाता है, आग्नेय में, अपसादी में, रूपांतरित में या इनमें से कोई नहीं। तो जीवाश्म की अगर बात होगी तो अपसादी सेल जो होती हैं उनमें जीवाश्म पाया जाता है। ठीक है, जो अपसादी चट्टान है इन्हीं में जीवाश्म पाया जाता है, तो खा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाद्वीपों के निर्माण में संलग्न बल है। ठीक है, तो महाद्वीपों का निर्माण कौन से बल के कारण होता है, पहला है बटल विरूपणी, दूसरा आकस्मिक, तीसरा बहिर्जात या सभी। तो जो महाद्वीपों के निर्माण में संलग्न बल है जिसके कारण महाद्वीपों का निर्माण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पटल विरूपणी। ठीक है, जो पटल विरूपणी बल है इसके कारण महाद्वीपों का निर्माण होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि बृहस्पति पर्वत का निर्माण होता है बलन के कारण, संबलन के कारण, तनाव बल के कारण या इनमें से कोई नहीं। जो बृहस्पति पर्वत है इनका निर्माण होता है आपका तनाव बल के कारण। ठीक है, तो ग ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बलन के किस प्रकार में चट्टानों का क्रम की उलट जाता है। ठीक है, बलन का मतलब कौन सा ऐसा प्रकार है जिसमें चट्टानों का क्रम जो है वो उलट जाता है, परिबलन में, अधिक्षिप्त बलन में, समनत बलन में या एकनीत बलन में। तो याद रखना अधिक्षिप्त जो बलन होता है इसमें चट्टानों का जो क्रम है वो उलट जाता है। ठीक है, तो खा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होस्ट तथा ग्रावेन का निर्माण किससे होता है। ठीक है, जो होस्ट है और जो ग्रावेन है इसका निर्माण हमने पढ़ा भी था कि किससे होता है, भ्रंश से होता है, बलन से होता है, संपीड़न से होता है या भूकंप में होता है। तो भ्रंश में होस्ट और ग्रावेन का निर्माण होता है। ठीक है, तो याद रखना का ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, भ्रंश है जिसमें होस्ट और ग्रावेन का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है पोपा, विसुबियस, फ्यूजियामा या स्ट्राम्बोली। तो जो सक्रिय ज्वालामुखी है इसका उदाहरण है आपका स्ट्राम्बोली, जो कि भूमध्य सागर में पाई जाती है। ठीक है, और इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं, क्योंकि क्या होता है कि रात के समय में जब इसमें से लावा निकलता है तो वो चमकता हुआ दिखाई देता है, इसलिए इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है, और ये सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चट्टानों का अपने ही स्थान पर छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना कहलाता है। लास्ट चैप्टर में ही हमने ये चैप्टर कंप्लीट किया था। ठीक है, लास्ट वीडियो में। तो अपर्दन, निक्षेपण, अपक्षय या घर्षण। तो चट्टानों का अपने ही स्थान पर छोटे छोटे भागों में टूटना क्या कहलाता है, अपक्षय कहलाता है। ठीक है, ग ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रांड कैनियन किस नदी पर बना है, मिसिसिपी, मिसौरी, बोल्गा या कोलोराडो। तो याद रखना कि ग्रांड कैनियन जो है वो आपका कोलोराडो नदी पर बना हुआ है। ठीक है, अमेरिका में ये स्थित है ग्रांड कैनियन, और ये कोलोराडो नदी पर बना हुआ है। थर्ड क्वेश्चन है कि निम्न में से कास्ट प्रदेश में बनने वाली भू आकृति है डेल्टा, यू आकार की घाटी, छत्रक शिला, ये हेलेक्टाइट। तो याद रखना कि क्रास्ट प्रदेश मतलब है कि जो चूना पत्थर वाला जो प्रदेश होता है उसमें जो भू आकृति बनती है वो है आपकी हेलेक्टाइट।
ठीक है, तो घ ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। डेल्टा कहाँ बनता है, तो ये नदियों की वजह से बनता है। ठीक है, यू आकार की घाटी आपकी हिमानी की वजह से बनती है। और छत्रक शिला जो है आकृति है, ये आपकी पवन के कारण बनती है। अब ये चैप्टर अगला है आपका, नेक्स्ट चैप्टर जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उसमें ये आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है ऑक्सीजन, हीलियम, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। तो ये आप सभी को पता होगा कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, तो वो आपकी नाइट्रोजन पाई जाती है। ठीक है, ग ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नाइट्रोजन गैस 78% है जो कि आपके वायुमंडल में पाई जाती है। इसके बाद अगर पूछा जाए कौन सी गैस दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा पाई जाती है वायुमंडल में, तो वो आपकी ऑक्सीजन हो जाती है जो कि 21% पाई जाती है। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में होती हैं। तो आपको पता कि वायुमंडल को हमने परतों में बांट रखा है। पहले क्षोभ मंडल आता है, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, बहिर्मंडल, आयन मंडल, ऐसे करके हमने बांट रखा है। ठीक है, तो जो मौसम संबंधी घटनाएं हैं जिसमें आंधी, तूफान, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो ये सारी घटनाएं किस में होती हैं, तो आपकी क्षोभ मंडल में होती हैं। ठीक है, तो खा ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि वायु दाब को मापने की इकाई है मिलीबार, सेल्सियस, केल्विन या एम्पियर। तो सेल्सियस में तो हम तापमान नापते हैं, आप सभी को पता है। तो वायु दाब को मापने की इकाई है आपकी मिलीबार। ठीक है, का ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वायु दाब को मापने की इकाई है मिलीबार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डोलड्रम कहा जाता है उपोष्ण उच्च दाब पेटी को, ध्रुवीय उच्च दाब पेटी को, विषुवतीय या भूमध्यरेखीय निम्न वायु दाब को, या उपध्रुवीय निम्न वायु दाब को। तो याद रखना जो डोलड्रम है वो विषुवतीय या भूमध्यरेखीय निम्न वायु दाब को कहा जाता है। ठीक है, तो डोलड्रम किसे कहते हैं, जो विषुवतीय या भूमध्यरेखीय निम्न वायु दाब का जो क्षेत्र होता है उसे हम लोग डोलड्रम कहते हैं। तो यहाँ तक जितने भी आपके मल्टीपल क्वेश्चन बन रहे थे, ठीक है, जितने भी आपके SCRT की बुक में थे वो मैंने सारे कवर करा दिए हैं। अब इसके आगे के जो चैप्टर होंगे उनको मैं एक नई वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा, जितने भी मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, उसी में आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित, संविधान से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस वगैरह होंगे वो भी मैं उन्हीं में कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।